रात के 9 बजे मुर्दा घर के अंदर एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास ही केमिस्ट्री के प्रोफेसर जयदेव हाथ में एक मोटा सा इंजेक्शन लिए हुए खड़े थे। एक स्ट्रेचर पर एक भेड़िया पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और उसमें अभी भी सांस बाकी थी। रणवीर, इस सिरिंज में 3 ताजे मुर्दों के खून के साथ चमगादड़ का खून मिला हुआ है और अब मैं इसके अंदर इस भेड़िए का खून भी मिलाने जा रहा हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यह इंजेक्शन लगवाना है? प्रोफेसर, आप लगा दीजिए, मुझसे बार बार मत पूछिए। रणवीर ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। प्रोफेसर जयदेव ने अब उस भेड़िए को इंजेक्शन लगाया और उसका खून सिरिंज में खींच लिया। अब वो सिरिंज पूरी तरह से भर चुकी थी। प्रोफेसर ने रणवीर के हाथ की नस में इंजेक्शन दिया। रणवीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और फिर प्रोफेसर ने धीरे धीरे वो सारा खून रणवीर की रगों में उतार दिया। हो गया। ये सुनकर रणवीर ने आंखें खोल ली। अगले 12 घंटों में यह इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम यहीं पर रहो। नहीं प्रोफेसर, फॉर्मूला बनाया आपने है, लेकिन आइडिया मेरा ही था। मैं अपने घर रहूंगा और मुझे कुछ भी हुआ तो आपको बता दूंगा। पागल मत बनो, मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ। रणवीर ने प्रोफेसर की एक नहीं सुनी और वहां से चला गया। अपने घर पहुंचकर उसने एक गिलास पानी ही पिया था कि पानी पीते ही उसको करंट सा लगा और उसने पानी की कुल्ली कर दी। उसके बाद उसके शरीर में ठंड चढ़ना शुरू हुई। वो अपने बेड पर गया और चादर ओढ़कर लेट गया, लेकिन अभी भी उसके शरीर की सर्दी कम नहीं हो रही थी। तकरीबन 3 घंटों तक वो इसी तरह कांपता रहा और उसकी आंखें भी आधी बंद हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसको अजीब सी गर्मी लगने लगी और शरीर में अकड़न पैदा होने लगी। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ने लगी थी। उसने चादर अपने ऊपर से हटाकर फेंक दी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। घड़ी में ठीक रात के 11 बज रहे थे। रणवीर की आंखें अब लाल लाल चमकने लगी। उसके शरीर पर हर जगह बाल उगाए। उसका चेहरा भेड़िए के जैसा हो गया। वो पूरी तरह नर भेड़िया बन गया और फिर बहुत जोरों से दहाड़ा। 2 दिन पहले दिव्या कॉलेज के लॉन में बैठी हुई थी और उससे कुछ ही दूरी पर रणवीर आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए हुए खड़ा था। आज तो दिव्या से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो दिव्या के सामने गया और दोनों की नजरें मिली। अरे रणवीर, तुम, मुझसे कुछ काम था। दिव्या से नजरें मिलते ही रणवीर का कॉन्फिडेंस लो हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने पीछे वाली पॉकेट से एक लाल गुलाब निकाला और कहा, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कॉलेज के पहले ही दिन से, लेकिन आज तक तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दिव्या ये सुनकर हैरान रह गई। उसको समझ नहीं आया कि वो रणवीर को क्या जवाब दे, लेकिन तभी वहाँ पर रॉकी और रणविजय आ गए। क्या है साले बैटरी, तू बैटरी होकर दिव्या को प्रपोज कर रहा है? तुम लोग ज्यादा बोलो मत, वरना क्या करेगा बे तू? मारेगा हमें, हाँ? ये कहकर रॉकी ने उसका चश्मा हटाकर दूर फेंक दिया और वो दोनों रणवीर को घसीटकर वहाँ से ले गए। ये दोनों सीनियर थे, इसीलिए दिव्या भी उन्हें कुछ नहीं कह पाई। उस दिन से रणवीर ने ये तय कर लिया था
कि वो अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। वो केमिस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट था, इसीलिए उसने प्रोफेसर जयदेव को एक फॉर्मूला बताया और उसका इंजेक्शन अपने ऊपर लगवा लिया और अब वो एक खूंखार नर भेड़िया बन चुका था। रॉकी क्लब में पार्टी करके अपनी बाइक से घर लौट रहा था। उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड शिखा बैठी हुई थी। तुम बहुत तेज हो रॉकी, जानबूझकर बार बार ब्रेक लगाते हो ताकि मैं तुमको कसकर पकड़ लूं, है ना? क्या करूं, यही तो उम्र होती है ना मौज मस्ती करने की। ये कहकर रॉकी ने अचानक से ब्रेक लगा दी। अरे क्या हुआ डार्लिंग? मैं सोच रहा था पहले यहाँ रुक कर एक किस कर लेते हैं, उसके बाद बाइक सीधा तुम्हारे घर पर ही जाकर रुकेगी। तुम कभी मौका नहीं छोड़ते। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और अजीब सी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी। ये क्या है? शायद कोई जानवर होगा। ये दोनों अब बिल्कुल शांत होकर उन झाड़ियों की तरफ देख रहे थे। उसके अंदर उन्हें दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। नहीं, ये कोई जानवर नहीं है। तभी अचानक से उनके सामने नर भेड़िया आकर खड़ा हो गया और रॉकी को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। शिखा और रॉकी दोनों की आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन ही रॉकी पर हमला बोल दिया। अपने दोनों पंजों से उसने रॉकी का सीना चीर डाला। उसके सीने से खून का सैलाब छूट गया और शिखा बस बुत बनी खड़ी रह गई। सुबह जब रणवीर की आंख खुली तो वो थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और उसने अपने बदन पर सिर्फ चादर ओढ़ी हुई है। इसका मतलब है वो सब कोई सपना नहीं, सच था। मैं हर रात एक नर भेड़िया बनूंगा और अपने दुश्मनों को खत्म करूंगा। अगली रात रणविजय हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा हुआ स्टडी कर रहा था। तभी उसकी खिड़की पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। कौन है? वो खड़ा हुआ और तेजी से खिड़की पर पहुंचा। वो खिड़की खोलने ही वाला था कि तभी खिड़की का कांच तोड़ता हुआ नर भेड़िए का हाथ अंदर आया और रणविजय के सीने के आर पार हो गया। रणविजय के सीने और मुंह से खून निकलने लगा। नर भेड़िए ने उसका सिर पकड़कर धड़ से अलग कर दिया और उसे किसी फुटबॉल की तरह हवा में दूर उछाल दिया। नर भेड़िया वहां से भागा और बीच जंगल में जाकर रुका। वो आसमान में उगे चांद को देखने लगा और बहुत जोरों से रोर करने लगा। कुछ ही देर में उसके शरीर की बनावट बदलने लगी और वो पूरी तरह रणवीर बन गया। अपने इंसानी अवतार में आने के बाद वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। सुबह जब वो जागा तो वो बहुत खुश था और आज भी वो कॉलेज नहीं गया। रात हुई तो वो बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करने लगा। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तभी उसके घर की डोरबेल बजने लगी। इस समय कौन मरने के लिए आ गया? उसने दरवाजा खोला तो सामने दिव्या खड़ी हुई थी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। दिव्या, तुम यहाँ मेरे घर? हाँ रणवीर, मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकती? रणवीर को यकीन नहीं हुआ कि दिव्या उसके घर आई है और उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। लगता है मेरा यहाँ आना तुमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ ना प्लीज। रणवीर ने उसको अंदर ले लिया। दिव्या उसके करीब आई और बोली, रणवीर, उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं तुमको कुछ जवाब देती, तभी वो दोनों कमीने वहां पर आ गए। अब रणवीर के दिल में कुछ हलचल हुई और उसने पूछ लिया, तो
क्या जवाब है तुम्हारा? ये कहने पर दिव्या के चेहरे पर मुस्कान झलक आई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो और सबसे अच्छे भी। ये सुनकर रणवीर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिस दिव्या को मैं मारने वाला था वो मुझसे प्यार करती है? कितना पागल था मैं जो बिना जवाब सुने ही दिव्या को मारने की सोच रहा था। तुम्हारा घर ढूंढने में मुझे बहुत देर लग गई। तुम बुरा ना मानो तो मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? तभी रणवीर की नजर घड़ी पर पड़ी और वो बेचैन सा हो गया। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी 1 मिनट पहले ही तो मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और अभी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। दिव्या, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्यों नहीं रुक सकती यहाँ पर? तभी 12 बज गए और रणवीर के शरीर में अजीब सी अकड़न पैदा होने लगी। वो अपने ही जिस्म को खरोंचने लगा। क्या हो रहा है तुमको? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके शरीर पर बाल उगाए। उसका चेहरा भेड़िए के जैसा हो गया और उसके हाथों के पंजे भी खूंखार हो गए। उसने लाल चमकती आंखों से दिव्या को घूरा। ये देखकर दिव्या का दिल दहल उठा और उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। नर भेड़िए बन चुके रणवीर ने दिव्या को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। दिव्या के कंधे पर नर भेड़िए के दांत गड़ चुके थे और वो छटपटा रही थी। रणवीर, मैं दिव्या हूँ। तुम्हारी दिव्या। वो दिव्या को छोड़ना चाहता था लेकिन वो अपने काबू में नहीं था। धीरे धीरे दिव्या की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। अगली रात ये ठीक 12 बजे का समय था। एक लड़का जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, वो नशे में झूमता हुआ सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा? तभी अचानक उसने देखा कि एक लड़की सामने से उसकी तरफ आ रही है। ये लड़की दिव्या थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्या बात है छमिया, कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर दिव्या ने उससे नजरें मिलाई। अपने पीछे देखो। उसने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ पर रणवीर खड़ा था। तुम लोग मुझे लूटने आए हो क्या? पागलो, मैं तो एकदम कंगाल आदमी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही रणवीर और दिव्या दोनों ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। उनके शरीर पर बाल उगाए और वो दोनों ही वेयरवुल्फ बन गए। वो शराबी कुछ करता इससे पहले ही ये दोनों उसके शरीर पर टूट पड़े और उसकी चीख पूरी फिजा में गूंज गई। ये प्रोजेक्ट कल ही क्यों सबमिट करवाना है यार? कुछ दिन और दे देते तो आज हमें यहाँ रुकना नहीं पड़ता। मुंह बिगाड़ती हुई ऐना बोली और अपनी नोटबुक पर कोई आकृति बनाने लगी। निकोल कब से उसे और उसके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग को देख रही थी। 1 मिनट, देना तो तेरी नोटबुक। अचानक से निकोल ने ऐना की नोटबुक अपनी तरफ खींच ली। वाह ऐना, क्या बनाया है तूने? वाह यार, क्या बनाया है तूने? ये खूंखार मानव भेड़िया जिसकी आंखें भी चमक रही हैं, बहुत ही गजब की ड्राइंग है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये इससे बाहर आ जाएगा। हाँ। तुम्हें पता है, ऐसे मानव भेड़िए हकीकत में होते हैं। मैंने सपनों में देखा है इन्हें। सपनों में? क्या है ना तू भी? कहती हुई निकोल हंसने लगी। साथ ही साथ बाकी सब भी हंसने लगे। तभी पास ही के रीडिंग रूम में एक भारतीय मूल का लड़का निकल कर आया जो बहुत देर से इन सब की बातें सुन रहा था। उसका नाम राहुल था।
वहां से उठा और बुक रैक की तरफ चल दिया और एक बुक जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पर वेयरवुल्फ लिखा था और एक खूंखार जानवर की तस्वीर थी जो हूबहू ऐना की बनाई हुई ड्राइंग से मिल रही थी, अपने हाथों में लिए आया और आकर सबके सामने बैठ गया। गाइस, थोड़ी देर अपने प्रोजेक्ट को साइड में रखो। ये बुक मुझे मिल गई है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भेड़िया मानव एक मिथक जानवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि असल में एक इंसान होता है जो खुद को एक भेड़िए में बदल सकता है। यह बदलाव पूर्णिमा के चांद से होता है। कहते हुए राहुल सबको देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? वेयरवुल्फ तो अपना रूप अमावस्या को बदलते हैं ना, फिर पूर्णिमा को कैसे? ऐना आश्चर्य से बोली। नहीं है ना, गूगल पर कहीं भी सर्च कर ले, जो वेयरवुल्फ होगा उस पर चांद की रोशनी पड़ते ही उस आदमी के अंदर का खूंखार जानवर जाग जाता है। नहीं, मैं नहीं मानती। चांद की चांदनी तो सबको शीतलता प्रदान करती है, तो वो इंसान के अंदर के जानवर को कैसे जगा सकती है? ऐना ने अपना व्यू रखा। तभी निकोल बोलने को हुई, लेकिन राहुल ने उन्हें चुप करवा दिया और आगे पढ़ने लगा। चांद की चांदनी शांति का प्रतीक होती है और इससे उलट अमावस्या को शैतानी आत्माओं की शैतानियत अपनी चरम पर होती है। इस समय वो कुछ भी कर सकती हैं। किसी भी इंसान को जानवरों में परिवर्तित कर अपना कार्य पूर्ण करवाती है। देखा, कहा था ना मैंने। चलो अब तुम आगे पढ़ो। कहा जाता है कि यदि कोई अमावस्या की काली अंधेरी रात में इस इंसानी खूंखार जानवर यानी वेयरवुल्फ का खूंखार सा चित्र बनाता है और उसे अमावस्या के रात के तीसरे पहर की हवा लग जाए तो वो उसी रूप में उस ड्राइंग से बाहर आ जाता है। जैसे ही राहुल ने पढ़ा वैसे ही सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई। फिर राहुल ने आगे पढ़ना स्टार्ट किया। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से बचा जा सकता है। पढ़ते हुए अचानक ही बुक बंद कर दी। गाइस, मुझे कुछ काम याद आ गया जो मुझे आज ही करना है। कहते हुए बुक के साथ उठा और चलने लगा। तभी चार्ल्स ने वो बुक ले ली और पढ़ने लगा। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से ही बचा जा सकता है और वो तरीका है चांदी की कटार। यदि सूर्य की पहली किरण के साथ ही उस वेयरवुल्फ पर उस चांदी की कटार से उसके ललाट के बीचों बीच वार किया जाए तो ये उसी समय खत्म हो जाएगा। पढ़ते हुए चार्ल्स ने अपनी गर्दन ऊपर की और सबको देखा। सब ऐना को ही देख रहे थे। वहीं खड़ा राहुल सबको घूर रहा था। ऐना, तूने भी तो ड्राइंग बनाई है ना? और आज कहीं अमावस्या तो नहीं? एक स्टूडेंट एंथनी ने ऐना को देखते हुए कहा। तभी अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। गाइस, कोई बेबी रो रहा है। लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है। चलो ना चले। कहते हुए ऐना ने सबको अपने साथ लिया और बाहर जाने लगी। इस कॉलेज के एक तरफ बहुत बड़ा और गहरा जंगल था। वो आवाज वहीं से आ रही थी। रात के इसकी अमावस्या का तीसरा पहर लग चुका था। वो सब इस अंधेरी काली रात में धीरे धीरे जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन हुआ और खूंखार जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। चमगादड़ों और उल्लुओं के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। वो सब इस काले जंगल में अपना रास्ता भटक चुके थे। सबने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन कर रखी थी। डरते डरते सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी ऐना को कुछ ही दूरी पर लाल रक्तिम आंखें नजर आई। वो डरते हुए वहीं रुक गई। क्या हुआ है ना? तू रुक क्यों गई अचानक? देख, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, वरना कभी भी हम जंगली जानवरों का भक्षण बन सकते हैं। ऐना को देखते हुए निकोल बोली। वो वहाँ। बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए ऐना कुछ ही दूरी पर लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोली। सब उस ओर देखने लगे। सबको वहां चमकती हुई सी दो आंखें दिखी जो रक्तिम लालिमा लिए हुए थी। सूखे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे खड़े क्या हो, भागो! लगता है आज रात अमावस्या का तीसरा पहर शुरू हो चुका है।
कहते हुए चार्ल्स ने चिल्लाते हुए कहा और वहां से भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते वो सब वहां से भागने लगे। तभी अचानक ही उनके आगे एक बहुत बड़ी आकृति आ गई और उनका रास्ता रोक लिया। उनके सामने एक खूंखार वहशी दरिंदा खड़ा था जो आधा जानवर और आधा इंसान था। ठीक वैसा ही जैसा ऐना ने अपने सपने में देखकर वो ड्राइंग बनाई थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ड्राइंग जैसा। कहते हुए ऐना उस खूंखार जानवर को देखने लगी। ऐना, भाग जल्दी, और तुम सब भी जल्दी करो। कहती हुई निकोल ने ऐना का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ भागने लगी। भागते भागते अचानक ही उस खूंखार जानवर ने उनके एक दोस्त एडवर्ड को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर में बहुत भयानक चित्कार से वो पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन फिर भी वो सब आगे बढ़ते गए और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। चलते चलते वो सब थक चुके थे। थक हार कर वो सब एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए कि तभी निकोल के ऊपर कुछ गीला और चिपचिपा पदार्थ आकर गिर गया। ये क्या गिरा? गीला गीला, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो खून है। निकोल जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। वहां बैठे सब लोग खड़े हो गए और अपने फोन की फ्लैशलाइट से उस पेड़ की ओर देखने लगे। सब चिल्लाते हुए कुछ दूर हुए ही थे कि तभी एक लाश उनके सामने आ गई जिसकी आंतड़ियां बाहर आ रही थी और उसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। वो इसी ग्रुप का वही लड़का एडवर्ड था जिससे वेयरवुल्फ ले गया था। ऐना और निकोल दोनों दूर भागी। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से किसी और जगह चलना चाहिए। रोती हुई निकोल ने सबको दूसरी जगह जाने को बोला। वो सब आगे बढ़े ही थे कि एक बार फिर से वो वेयरवुल्फ उनके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक ही वो खूंखार उन सब पर झपट पड़ा। उसने चार्ल्स को उठाया और जोर से एक पेड़ पर दे मारा। उसे सर पर बहुत गहरी चोट आई जिससे वो वहीं पर गिर गया। देखते ही देखते उसने बाकी जनों को भी घायल कर दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए, रोते और घबराते हुए उन सब ने चार्ल्स को वहां से उठाया और वहां से भागे। अब तक वो अपने दोस्त साथियों को खो चुके थे। अचानक ही एक झटके में बिना टाइम गवाए हुए वो निकोल पर झपटा। अपने दोस्तों की हालत देखकर ऐना को बहुत गुस्सा आया। तभी उसको राहुल की किताब की बातें याद आने लगी। अचानक ही ऐना की नजर आसमान में गई। देखा तो पूरे आसमान में लालिमा फैली हुई थी। वो वेयरवुल्फ निकोल को देखते हुए लार टपका रहा था और देखते ही देखते उसने अपने नुकीले दांतों से उस पर वार करने ही वाला था कि ऐना ने अपने पास रखी हुई एक चांदी की कटार निकाली और सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही उस वेयरवुल्फ की ओर फेंक दी। एक भयंकर चित्कार उस पूरे जंगल में गूंज उठी और साथ ही साथ उस जंगल का काला घना अंधेरा सूर्य की रोशनी से छटने लगा था। सब खुश होकर नाचने लगे कि वो मानव भेड़िया मारा गया। सब उस खूंखार को देखने लगे। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा और वो इंसानी रूप में आने लगा। जैसे ही वो इंसानी रूप में आया, सब एक साथ जोर से चिल्लाते हुए पीछे की ओर हट गए। राहुल, ये था वेयरवुल्फ। सबके मुंह पर एक ही सवाल था,